बच्चों, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक के गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एटम के सबसे भीतर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर दो कण होते हैं जिसको हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। तो नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो आज के क्लास में फोकस करना है आपको न्यूक्लियस पे। जब हम एटम की बात करते हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस और ऑर्बिट सभी की बात करेंगे। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो केवल इसकी बात होगी। अब देखिए, किसी भी न्यूक्लियस का एक सिंबल होता है। मान लीजिए किसी न्यूक्लियस का अगर सिंबल X है तो सबसे नीचे में हम लोग एक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसका सिंबल है Z, और ऊपर में एक नंबर लिखते हैं, मास नंबर, जिसका सिंबल है A। यानी किसी भी न्यूक्लियस का जो सिंबल होता है, न्यूक्लियस का मतलब एटम, एटम का जो सिंबल होगा उसके नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर में मास नंबर मेंशन किया जाता है। जैसे हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम एटम, तो हीलियम न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है 4। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर है 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मास नंबर है 7। इसका मतलब ये Z का वैल्यू हो गया 3 और ये A का वैल्यू हो गया 7। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम मास नंबर कहते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में होता है यानी न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा? मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर को किससे सिंबलाइज करेंगे? Z से, और मास नंबर को A से। तो एटॉमिक नंबर हो गया प्रोटॉन की संख्या, मास नंबर हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दैट मीन्स न्यूक्लियॉन्स की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब वैसे कण जो नाभिक के भीतर पाए जाते हैं। दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स विच रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखिए, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन की संख्या को भी एटॉमिक नंबर कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी आप एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जबकि प्रोटॉन की संख्या को हम Z कहेंगे एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर P के जगह हम Z लिख सकते हैं, तो Z प्लस N। तो यहाँ से N का वैल्यू मिल जाएगा, इस Z को इधर ले आओ तो A माइनस Z। ये हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब ये देखो, ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। इस दोनों को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। इस दोनों को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी। इस दोनों को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिथियम है तो लिथियम के नीचे लिखा हुआ है 3, ऊपर 7। इसका मतलब लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3। ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3, प्रोटॉन की संख्या भी 3 है। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं?
तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी 7 - 3 4। जैसे हीलियम है तो हीलियम का सिंबल हो गया 2 4, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं और 4 - 2 यानी 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। सेकेंड देखिए, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया, -E, और प्रोटॉन पे +E। एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना एक प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर AMU में बोलेंगे तो 0.0005 AMU। प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। AMU में बोलेंगे तो 1 AMU। और न्यूट्रॉन का भी मास प्रोटॉन के ही बराबर होता है 1 AMU। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हैवी पार्टिकल्स कहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम है, इस दोनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। अगर हम प्रोटॉन के मास को या न्यूट्रॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करें तो ये नंबर आएगा 1837। इसका मतलब MP = इस ME को उठा के इधर करो, 1837 ME। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना अधिक भारी होता है। तो प्रोटॉन का मास चूंकि न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का रेडियस है r और इस न्यूक्लियस का मास नंबर है a। एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस है r और इसका मास नंबर है a। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है r = r0 a⁻⁴ जहां r0 एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये r0 एक कांस्टेंट है। तो किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस, चाहे वो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हो, हीलियम एटम का न्यूक्लियस हो, लिथियम का न्यूक्लियस हो, तो पेरियोडिक टेबल में आप देखिए 118 एलिमेंट है, यानी 118 अलग अलग तरह के न्यूक्लियस हैं। सारे न्यूक्लियस का साइज अलग अलग होगा, लेकिन सारे न्यूक्लियस को हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल यानी गोलाकार, और सबका रेडियस अलग अलग आएगा। तो किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो डिपेंड करता है मास नंबर पे। न्यूक्लियस का रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, मास नंबर के क्यूब रूट के। 1/3 पावर का मतलब हो गया क्यूब रूट। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बराबर देकर एक कांस्टेंट देंगे। इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.2 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे भी ऑब्जेक्टिव आता है। आप याद रखिए, किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस का फॉर्मूला होता है r0 a⁻⁴ जिस न्यूक्लियस का या जिस एटम का मास नंबर ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा, यानी उसका रेडियस बढ़ाएगा। तो हर न्यूक्लियस का अलग अलग रेडियस होगा, अलग अलग वॉल्यूम होगा, अलग अलग मास होगा, लेकिन सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होता है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है, नाभिकीय घनत्व, डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, तो किसी भी नाभिक का जो डेंसिटी निकालते हैं ρ = मास बाय वॉल्यूम। अब सोचिए न्यूक्लियस के अंदर कितने सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। अब मान के चलिए कि कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, मास नंबर। अब हर न्यूक्लियॉन का मास 1 MU होता है, 1 MU 1 MU 1 MU, चाहे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक प्रोटॉन का मास 1 MU और एक न्यूट्रॉन का भी मास 1 MU। तो मान लीजिए किसी न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है और मान लीजिए 12 न्यूट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन का मास 10 MU हो गया और 12 न्यूट्रॉन का मास 12 MU हो गया। तो टोटल मास कितना हो गया न्यूक्लियस का, 22 MU। तो ये 22 क्या है, उसका मास नंबर है। तो प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो अगर किसी न्यूक्लियस का मास नंबर ए है तो उस न्यूक्लियस का मास AMU होगा। तो बताइए किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होगा वो मास अपॉन वॉल्यूम होगा। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, चूंकि ये स्फेरिकल शेप का है तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, जहाँ जहाँ आर उसका रेडियस है। तो रेडियस का तो ये फॉर्मूला है, जब हम आर का क्यूब करेंगे तो इधर भी होल क्यूब करना होगा, इधर होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर नॉट क्यूब होगा इंटू इसका जब क्यूब होगा तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल होगा, तो आर नॉट क्यूब ए हो गया। ये आर क्यूब का वैल्यू हो गया आर नॉट क्यूब ए। और ऊपर भी ए है, किसी भी न्यूक्लियस का मास AMU होगा, जहाँ ए उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स का नंबर है। तो ए और ए क्या हो गया, कैंसिल, तो ये पलट के हो गया 3 ऊपर जाएगा। तो ये देखिए, तो ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3 4 नंबर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब चाहे कोई भी न्यूक्लियस हो उसका डेंसिटी फिक्स होता है, कोई भी न्यूक्लियस का डेंसिटी फिक्स होता है। और अगर एग्जाम में आ जाए कि न्यूक्लियस का डेंसिटी किस ऑर्डर का होता है, तो आप लिखेंगे 10⁻16 ऑर्डर का होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी किस ऑर्डर का होता है, 10⁻16। ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, बहुत डेंसिटी होती है इसकी, लेकिन साइज इतना छोटा होता है इसीलिए इसका मास कम होता है। अगर इसका साइज थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो इतना हाई डेंसिटी है कि बहुत भारी हो जाएगा। तो याद रखिए, हर एक न्यूक्लियस का रेडियस अलग अलग है, उसका मास अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, लेकिन सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम है, कांस्टेंट। AMU का पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ये सब तो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, तो इसका मास हम किलोग्राम, टन, क्विंटल ये सब में मेजर नहीं कर सकते। तो किसी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मास हम किस में मेजर करेंगे, AMU में। जैसे मास का बहुत सारा यूनिट है, किलोग्राम है, उससे छोटा यूनिट ग्राम है, उससे छोटा यूनिट मिलीग्राम है, उससे भी छोटा यूनिट माइक्रोग्राम है। इस मास का सबसे छोटा यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। तो ये इतना छोटा यूनिट है कि इसके द्वारा हम किसको मापेंगे, तो जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इसके मास को मापने के लिए, चूंकि ये सारे पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, आँख से भी नहीं दिखाई देते, तो इसके मास को मापने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अब देखिए, कार्बन का 2 आइसोटोप है, एक है C12, एक है C14, लेकिन चूंकि इसकी मात्रा बहुत अधिक है इसके रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये 80% है तो ये सिर्फ 20% है। प्रकृति में, इन नेचर, कार्बन 12 की मात्रा अधिक है, इसलिए जब हम कार्बन बोलेंगे तो कार्बन का मतलब कार्बन 12 के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो बताइए, कार्बन 12 जो होता है उसके एक एटम का मास 12 MU होता है। इस कार्बन के एक एटम का मास 12 MU है। अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1 MU, यानी कार्बन 12, C12 एटम का जो मास होगा उसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड 1 MU। तो 1 MU को कैसे डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन 1 MU। 1 MU मास कितना होता है, तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम बाई 12, यानी एक कार्बन परमाणु जितना भारी होगा उसका 12वां भाग जो होगा या 12वां हिस्सा जो होगा उसका मास 1 MU होगा। क्योंकि एक कार्बन परमाणु का मास हो गया 12 MU, तो उसका 12वां भाग करेंगे तो 1 MU हो जाएगा। तो 1 MU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम एक साथ इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर सारे पार्टिकल्स जो होते हैं उसको एक साथ हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा,
जब हम एनर्जी देंगे तो यह न्यूक्लियस टूट जाएगा और टूटकर इसके अंदर का जो न्यूक्लियॉन्स है ये बिखर जाएगा, यानी फ्री स्टेट में आ जाएगा। ठीक, तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, तब न्यूक्लियस टूटकर बिल्कुल फ्री हो जाता है। इसके अंदर का पार्टिकल्स यानी न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बिल्कुल फ्री स्टेट में चले आते हैं। ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियॉन्स जब पास आकर बंधते हैं यानी न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। यानी दो चीज है यहां पर, देखिए, न्यूक्लियस का तोड़ना, तोड़कर न्यूक्लियॉन्स को फ्री करना, और फिर न्यूक्लियॉन्स का कंबाइन होकर न्यूक्लियस का बनना। फिर से समझिए, यहां दो बात बता रहे हैं, एक तो न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियॉन्स को फ्री करना, और फिर दूसरा बात बता रहे हैं कि ये जो फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं इससे न्यूक्लियस का बनना। तो जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होता है इसका मतलब जरूर इसका मास घटा होगा। ये एनर्जी कहाँ से आया, जरा सोचिए। एनर्जी तो कंजर्व होता है, एनर्जी निकला कहाँ से? न्यूक्लियॉन्स जब पास आकर न्यूक्लियस बनाता है, क्योंकि ये जब पास आएगा, काफ़ी क्लोज आएगा और एक दूसरे से बंधेगा तभी तो न्यूक्लियस बनेगा। तो न्यूक्लियस जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, पर ये एनर्जी आया कहाँ से? तो ये जरूर इस न्यूक्लियॉन्स के मास से ही थोड़ा आया है। तो इस न्यूक्लियॉन्स का जो मास होगा फ्री स्टेट में, इससे थोड़ा कम मास होता है न्यूक्लियस का, तो रेस्ट मास कहाँ जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ब्रेकिंग ऑफ अ न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ अ न्यूक्लियस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। बट द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस जब बनता है फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, न्यूक्लियस का ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब मान के चलिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ प्रोटॉन होंगे, कुछ न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? प्रत्येक न्यूक्लियॉन का मास 1 mu होता है फ्री स्टेट में। तो यहां पर चूंकि 9 न्यूक्लियॉन्स हैं तो फ्री स्टेट में इनका मास कितना हो जाएगा? सोचिए, देयर आर 9 न्यूक्लियॉन्स हियर and each nucleon has mass 1 mu. So what is the total mass of nucleons in free state? तो सारे न्यूक्लियॉन्स का मास अगर हम ऐड कर दे तो 9 mu होगा। लेकिन जब यही न्यूक्लियॉन पास आकर कंबाइन होकर एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर बंध कर न्यूक्लियस में बनाते हैं तो इसका मास थोड़ा कम हो जाता है। जरा सोचिए, यहाँ पर 9 न्यूक्लियॉन्स हैं जिसका टोटल मास 9 mu है। यही 9 न्यूक्लियॉन्स जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस न्यूक्लियस का मास 9 mu होना चाहिए, लेकिन उससे कम होता है। मान लीजिए 8.93 mu है। तो न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होता है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। ये थोड़ा सा मास गया कहाँ? तो यही मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में और एनर्जी बनकर निकल गया। यानी मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यह कंसेप्ट दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने बताया था कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, इस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है 8.93 mu, लेकिन जब इसको हमने एनर्जी दिया तो इसका मास हो गया 9 mu। ये मास बढ़ कैसे गया, जरा सोचो। न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है 8.93 mu, लेकिन इसको जब मैंने एनर्जी दिया तो ये टूट गया। टूट के क्या बना? न्यूक्लियॉन्स, और इस न्यूक्लियॉन्स का मास 9 mu हो गया। तो ये मास बढ़ा कहाँ से? तो एनर्जी कन्वर्ट हो गया मास में, वही मास बढ़कर इतना हो गया। और यहाँ पर मास घटा क्यों? क्योंकि वो जो मास घटा वो एनर्जी बनकर निकल गया। तो इसी अंतर को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। एक टर्म है मास डिफेक्ट, यानी द्रव्यमान क्षति। मास को द्रव्यमान बोलते हैं, डिफेक्ट का मतलब हो गया लॉस यानी क्षति। तो द्रव्यमान क्षति क्या है? व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट का सिंबल है डेल्टा एम। डेल्टा एम का फॉर्मूला होता है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन फ्री स्टेट, यानी मुक्त अवस्था में न्यूक्लियॉन का जो टोटल मास है वो ले लो, माइनस कर दो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है वो कम होता है और न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है फ्री स्टेट में वो अधिक होता है। इसी दोनों के डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। यानी यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास है 9 mu। 9 mu में अगर हम 8.93 mu घटा दें तो 0.07 mu आएगा। यही हो गया आपका
9 AMU में 8.93 घटाएंगे तो 0.07 AMU आ रहा है, यही मास डिफेक्ट हो गया। इसी को हम द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, क्योंकि मास में थोड़ा सा लॉस हो रहा है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए ये 9 क्या है, ये 9 तो मास नंबर है। ये 9 किसका नंबर है? इस न्यूक्लियस के अंदर 9 न्यूक्लियॉन्स हैं, इसका मतलब इसका मास नंबर 9 है। जिसमें से कुछ प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन की संख्या बताइए इसमें कितनी है? प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या को हम बोलते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या को Z कहेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या को A-Z कहेंगे। दोनों की संख्या को जब ऐड करेंगे, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करेंगे, तो जो नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड मास नंबर, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर A। तो किसी न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास फ्री स्टेट में कैसे कैलकुलेट करें? तो जरा सोचिए, न्यूक्लियॉन्स में तो दोनों आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मान लीजिए किसी न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन है और हर एक प्रोटॉन का मास mp है, तो Z इंटू mp, ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। किसी न्यूक्लियस के अंदर A-Z न्यूट्रॉन होते हैं, तो A-Z हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, इंटू एक न्यूट्रॉन का मास होता है Mn, ठीक है। तो ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकल गया। इसमें से हम घटा रहे हैं किसका मास? एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एक्चुअल मास को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो नंबर मिलेगा दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। नेक्स्ट टर्म क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं? किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या जब न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियॉन से बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है, इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है दैट इज कॉल्ड बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। हिंदी में कहते हैं बंधन ऊर्जा, क्योंकि यही एनर्जी उसको बांध के रखता है। तो न्यूक्लियस के बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, और न्यूक्लियस के को तोड़ने में जितना कम से कम एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी इसको जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आपने आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन पढ़ा होगा, E बराबर एम सी स्क्वायर। ये फोटोन का एनर्जी होता है। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बता रहे हैं मास डिफेक्ट इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। सोचिए अगर मास डिफेक्ट का वैल्यू 1 AMU हो, अगर द्रव्यमान क्षति का मान 1 AMU हो, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? तो बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम का वैल्यू है 1 AMU, तो यहाँ 1 AMU लिखेंगे डेल्टा एम की जगह। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन देखिए ये AMU और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, तो ये तो SI यूनिट में है लेकिन ये अदर यूनिट में है। तो AMU को पहले SI यूनिट यानी kg में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 AMU में इतना kg इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये सब SI में आ गया यानी जूल में आ जाएगा। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। फिर उसको अगर हम 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो देखिए अगर मास डिफेक्ट 1 AMU हो गया तो बाइंडिंग एनर्जी होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। यानी मास डिफेक्ट 1 AMU होगा तो बाइंडिंग एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी 2 AMU होगा तो इसका डबल हो जाएगा, 3 AMU होगा तो इसका 3 गुना हो जाएगा,
इस तरह से आप इसको याद रखें। तो चलिए आज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको अब लिख लीजिए। यहां से स्टार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। काफी इजी टॉपिक है, इसको लिखते चलिए। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, यानी न्यूक्लियस कैसे बना होता है। तो ऑल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल हो गया न्यूक्लियाई। सभी नाभिकें आर मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल। सभी नाभिक दो प्रकार के पार्टिकल से बनता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, विच आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनिट ऑर्बिट। Since an atom is neutral, so the number of protons is equal to number of electrons. Mass of one electron, mass of one proton, mass of one neutron. And here is the charge of one electron, charge of one proton, charge of neutron. MP by ME 1837. So a proton or neutron is 1837 times heavier than an electron. Note, a nucleus is represented by XAZ, so helium nucleus will be represented by He42. नीचे हो गया एटॉमिक नंबर, ऊपर हो गया मास नंबर। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड का फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। मास नंबर है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर, A इक्वल टू P प्लस N। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा A माइनस Z। Size of nucleus. Most nuclei are almost spherical with an average radius r given by r equal to r naught a per power 1 by 3. Volume of nucleus 4 by 3 pi r cube। यहाँ r के जगह पर आप ये वैल्यू सेट करिए, इसका क्यूब डालिए तो ये वैल्यू आएगा। बट मास ऑफ अ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस का मास उसके न्यूक्लियन की संख्या पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे उसके मास नंबर के बराबर, और हर एक न्यूक्लियॉन का मास है 1 mu, तो उसको हम k मान लेते हैं, जहां k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है 1 mu। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास बाय वॉल्यूम। न्यूक्लियस का मास हो गया Ka और वॉल्यूम हो गया ये, कट के जो नंबर आया वो कांस्टेंट आया। इसका मतलब दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस हैं सबका डेंसिटी कांस्टेंट है। AMU, atomic mass unit. It is the unit of atomic mass. It is defined as 1/12 of the mass of one carbon atom. लेकिन कार्बन कौन सा, 12 वाला, तो 1 AMU का ये वैल्यू आ गया। Mass defect delta M. The difference between the total mass of nucleons in free state and the actual mass of nucleus is called mass defect. तो डेल्टा M का ये फॉर्मूला हो गया। ये हो गया प्रोटॉन का मास, ये हो गया न्यूट्रॉन का मास, ये Z को कहते हैं प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या है Z और एक प्रोटॉन का मास है MP। न्यूट्रॉन की संख्या है A माइनस Z, एक न्यूट्रॉन का मास है Mn। तो ये टोटल न्यूक्लियन का मास निकल गया फ्री स्टेट में, और ये एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का। दोनों के डिफरेंस को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, सॉरी मास डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि मास में थोड़ा सा डिफेक्ट होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाइंडिंग एनर्जी देखिए, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी किसी न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस जब बनता है अपने न्यूक्लियन से तो उस समय एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। It is also equal to the energy required to break the nucleus into its constituent nucleons. यह किसके बराबर होता है, तो किसी न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो बाइंडिंग एनर्जी होता है, जिसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां सी है स्पीड ऑफ लाइट। नोट देखिए,
अगर मास डिफेक्ट 1 mu होगा तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू होगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम का वैल्यू हो गया 1 mu मतलब इतना kg, स्पीड ऑफ लाइट का ये वैल्यू तो इतना जूल हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखिए। यहां से लिखना स्टार्ट करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।